हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेज 9 एंड 10 में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम सोशल साइंस पढ़ाने वाले हैं आप लोग को। और सोशल साइंस का ये जो आज का सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी 2 क्लास इस पर 3 क्लास ले चुके हैं, ठीक है। एक सिलेबस का लिए है और एक हिस्ट्री का और दूसरा आ गया आप ज्योग्राफी, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग के सामने शो करने वाले हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए आज का ये रणनीति शुरुआत करते हैं। तो आज हम जो आपको पता है कि आज का जो सेशन है हमारा सेकेंड सेशन है, ठीक है। ऑलरेडी जो है क्या कि हम इस पर 2 सेशन पर बात कर चुके हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये जो आज का सेशन है हमारा ये सेकेंड सेशन है और आज हम भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बात करेंगे, ठीक है। जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन जो है। तो हमारे चैप्टर का आज का जो नाम है उसका नाम है भारत संसाधन एवं उसका उपयोग, ठीक है। तो आज का जो सेशन है उसका नाम क्या है, चैप्टर का नाम है भारत के संसाधन और उसके उपयोग, ठीक है। और इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बात करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर कोई बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो इस हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस 9 एंड 10 जो कि 9 और 10 दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पर बात करेंगे। चलिए अगला सेशन है, तो क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं। चलिए चलिए तो आज का जो सेशन है हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। आज का जो सेशन है वो क्या है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि हमारे ज्योग्राफी जो है वो शब्द कैसे आया, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारे हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ज्योग्राफी के जो पिता है वो माने जाते हैं इरेटोस्थनीज, ठीक है, जो यूनान के एक व्यक्ति थे, यूनान के एक महान साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ज्योग्राफी का जनक जिनको माना जाता है, ठीक है। तो ये है इरेटोस्थनीज जो कि ज्योग्राफी के पिता माने जाते हैं। और ये कहाँ के थे, तो यूनान के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। याद रखिएगा यूनान के वैज्ञानिक थे हमारे ये, ठीक है। यूनान के ये वैज्ञानिक थे इरेटोस्थनीज, ठीक है, जिन्होंने ज्योग्राफी के जन्मदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला स्लाइड लाते हैं आप लोग के सामने। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप लोग के लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर आज हम बात करेंगे जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ। और आज का सेशन है, क्वेश्चन है आप लोग के सामने कुछ इस तरह से। आज का जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने वो ये है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बहुत एग्जाम्पल मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा जो है, बताना है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, चलिए ऑप्शन बता देते हैं आप लोग को कि सौर ऊर्जा जो है, चलिए सौर ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए हमारा कि मानवकृत संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा नवीकरणीय संसाधन है। और ऑप्शन नंबर सी है हमारा अजैविक संसाधन है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है कि अनवीकरणीय संसाधन है। तो बताइए कि सौर ऊर्जा जो है वो किस तरह का संसाधन है, ठीक है। 4 ऑप्शन आप लोग के लिए दिए जाएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और इसका जो जो भी आंसर जानते हैं, जो बच्चे लाइव चैट नीचे दिख रहा होगा उसमें आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सौर ऊर्जा, देखिए संसाधन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत वैसे संसाधन आते हैं जिनका क्या हो, दोबारा उपयोग हो सके, ठीक है, जो उसको उसको क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। चलिए यानी वैसे संसाधन जिसका पुनः उपयोग क्या हो, संभव हो। तो चलिए नवीकरण सौर ऊर्जा का क्या होगा, एक बार यूज करने के बाद क्या है, नवीकरणीय है, ठीक है। मतलब इसका यूज हम बार बार कर सकते हैं। आ गया समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवीकरणीय। सौर ऊर्जा एक कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है।
चलिए, बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है। तो आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन। चलिए, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले बता देते हैं कि ये जो चैनल है ये 9 और 10, ठीक है, दोनों बच्चों के लिए है। तो हमारा जो चैनल के जरिए नोट्स मिलना शुरू हो गया है 9, 10 और 12 तीन क्लास का, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल के थ्रू नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो, दिखाई ना दे रहा हो तो बताइएगा हमें, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा है? इनमें से जो है कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो क्या है? प्राथमिक ऊर्जा है। इसमें से कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो क्या है? प्राथमिक ऊर्जा है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत, और ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो चार ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, चार विकल्प है, और चार विकल्प में एक विकल्प बताना है कि कौन सा विकल्प जो आप लोग जो है सही चूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग का टाइम स्टार्ट हो चुका है और इसका आंसर आना शुरू हो गया है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इसमें से कौन प्राथमिक जो ऊर्जा है, ठीक है, वो नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विद्युत। ये क्या है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। बाकी ये जो हो गए प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। और ये जो विद्युत है ये प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी के साथ बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आज का, और टोटल टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए, तो शुरुआत करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? चलिए, अगला प्रश्न है कुछ इस तरह से आप लोग के सामने। चलिए, इसका आंसर आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिख रहा होगा कंप्लीट तरीके से। चलिए, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब कंप्लीट दिख रहा होगा। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। बताइए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा जैव संसाधन, और ऑप्शन नंबर डी है अजैव संसाधन, ठीक है। तो बताइए कि कोयला जो है वो हमारा किस तरह का संसाधन माना जाता है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। अगर कुछ बच्चे इसका आंसर अगर पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। नीचे लाइव चैट दिख रहा होगा, ठीक है, उसमें इसका आंसर आप लोग को कमेंट कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर आपको पहले ही बता चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? चलिए, बहुत अच्छा जवाब है ऑप्शन नंबर। अगर लग रहा है कि आपका जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा कि कोयला किस तरह का संसाधन है, चलिए बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो कोयला किस तरह का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। बाकी सारा कुछ पता है आप लोग को क्या होता है इसमें, ठीक है। चलिए, तो कोयला क्या कैसा संसाधन है? एक अनवीकरणीय संसाधन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। चलिए, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोयला किस तरह का संसाधन हो गया। चलिए, चौथा प्रश्न है आप लोग के सामने कि कर्क रेखा से कितने किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्या क्वेश्चन है? एक सेकेंड। चलिए, क्वेश्चन है कि कर्क रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो सीमा अपवर्जक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि कर्क रेखा से कितने किलोमीटर तक का जो एरिया है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। अब ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी है 200, ऑप्शन नंबर सी है 150 यानी कि 150, और ऑप्शन नंबर डी है 250। तो बताइए कि कौन सा ऐसा जो आंसर है वो इसको सेटिस्फाइड करता है कि कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है वो सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छा है। चलिए इसका आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा कि 200, ठीक है, एनएम, ठीक है, 200 न्यूटन मीटर तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा से कितने न्यूटन मीटर, तो 200 न्यूटन मीटर तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तो इरेज कर देते हैं। चलिए, अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने कुछ इस तरह से है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखने में कोई परेशानी ना हो। चलिए, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से हमारा कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय संपदा घोषित होती है। क्या होती है, तो राष्ट्रीय संपदा घोषित होती है, राष्ट्रीय संपदा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, समुद्री सीमा में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय संपदा घोषित होती है, राष्ट्रीय संपदा घोषित की गई है। तो बताइए, दोनों सेम क्वेश्चन है। अगर 200 न्यूटन मीटर रहे तो वो सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाएगा, और इसमें इसका ऑप्शन जो पढ़ देते हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो है 10.2 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 5.5 किलोमीटर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 12.2 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 19 पॉइंट यानी 19.2 किलोमीटर। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो टाइम स्टार्ट हो चुका है। इसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और लास्ट में इतना भी बताना है कि आप लोगों ने इतना क्वेश्चन में कितना सही किया है। ठीक है, तो बताइए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 9.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संपदा घोषित किया गया है। ठीक है, इससे समुद्री क्षेत्र से 9.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र को क्या किया गया है, राष्ट्रीय संपदा घोषित की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार सेशन है आज का। चलिए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। चलिए, क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। चलिए, अब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए यह वाक्य, पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, यह वाक्य जो है वो किसने कहा था। हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ऐसा जो कथन है वो किसने कहा था, है ना, किस महापुरुष ने ऐसा कथन कहा था। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी है मेधा पाटेकर, और ऑप्शन नंबर डी है संदीप पांडे। बताइए कि किनका ये कथन है। ठीक है, कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, ये कथन किसका है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये सारे जो क्वेश्चन है ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, चलिए बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
तो ऐसा जो कथन है वो महात्मा गांधी कहे थे, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये किनका कथन है? तो हमारे महात्मा गांधी का, ठीक है। महात्मा गांधी का ये कथन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग के सामने। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सेशन को जो बच्चे देख रहे हैं हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर बताइए कि चिपको आंदोलन किसके सूत्रधार थे? चिपको आंदोलन जो है वो किनके द्वारा दिया गया है? बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चिपको आंदोलन किसके द्वारा दिया गया है? तो चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है हमारा हेमंत, क्या है, हेमवती नंदन बहुगुणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है संदीप पांडे। ऑप्शन नंबर डी है मेधा पाटेकर, ठीक है, मेधा पाटेकर। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चिपको आंदोलन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है ना, किसके आधार पर ये आंदोलन चलाया गया था, है ना, मतलब इसके समर्थक कौन थे? चलिए, तो इसका आंसर बताना है आप लोग को। बहुत अच्छे जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के सूत्रधार माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को कंफर्म हो गया। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन के सूत्रधार जो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, यहाँ पर नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा लिखा गया है, ठीक है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। तो क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ अभियान के अगुआ कौन थे? ठीक है, अगुआ मतलब समझते हैं? अगुआ मतलब होता है कि इनके मेन जो समर्थक थे, मेन लीडर कौन थे, ठीक है। नर्मदा बचाओ अभियान के अगुआ कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा बचाओ अभियान के अगुआ कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है मेधा पाटेकर। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी है संदीप पांडे और ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नर्मदा बचाओ अभियान के अगुआ कौन थे? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को पता है कि नर्मदा बचाओ अभियान के जो अगुआ थे, यानी कि मेन जो लीडर थे, वो थे मेधा पाटेकर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मेधा पाटेकर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेधा पाटेकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको एक अच्छे मार्क से बोर्ड को, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि संदीप पांडे द्वारा किनके संरक्षण पर जोर दिया गया है? संदीप पांडे द्वारा किनके संरक्षण पर क्या है, जोर दिया गया है? बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताना है कि संदीप पांडे द्वारा किसके संरक्षण पर जोर दिया गया है? वर्षा जल संरक्षण पर, या झरना जल संरक्षण पर, या गंगा जल संरक्षण पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। संदीप पांडे द्वारा किसके संरक्षण पर जोर दिया गया है? ठीक है, तो सब कुछ होने वाला है इसमें। अभी तो ऑब्जेक्टिव आया है, अभी सारे सब्जेक्ट का पहले एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, फिर सब्जेक्टिव पर आगे आएंगे, ठीक है। इसमें अति लघु लघु सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो अगला जो आने वाला है वो इकोनॉमिक्स का आएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ कर आइएगा, जो फर्स्ट लेसन है हमारा इकोनॉमिक्स का जो भी हो। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, संदीप पांडे द्वारा किस पर संरक्षण दिया गया, किस पर ज़्यादा बल दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, गंगा जल संरक्षण पर। गंगा जल संरक्षण पर जो है संदीप पांडे के द्वारा ज़्यादा जोर दिया गया है, ठीक है, गंगा जल संरक्षण पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने
चलिए, ये 10वां नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन कौन सा संसाधन है? जीवाश्म ईंधन जो है वो कौन सा संसाधन है? ठीक है, बताइए कि जीवाश्म ईंधन कौन सा संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए है मानवकृत, ऑप्शन नंबर बी है नवीकरणीय, अनवीकरणीय या व्यक्तिगत संसाधन। तो बताइए कि जीवाश्म ईंधन कौन सा संसाधन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, कोयला जीवाश्म ईंधन है। कोयला को क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन, जो जीवों के अवशेष अवशेष से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जीवों के अवशेष से प्राप्त होने वाले ईंधन को बोलेंगे जीवाश्म ईंधन। उसमें से कोयला सबसे पहले आता है। तो कोयला कोयला इस कोयला को ही कहा गया। कोयला हम लोग पढ़ चुके हैं कैसी संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिल्कुल फास्ट फास्ट करवाने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप लोग के सामने, चलिए दिख रहा होगा। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। इनमें से, इस पर गौर करिएगा, इनमें से कौन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है भूखंड, ऑप्शन नंबर बी है घर, ऑप्शन नंबर सी है बाग बगीचा और ऑप्शन नंबर डी है खेल का मैदान। बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा जो संसाधन है वो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है ना। क्वेश्चन उल्टा है। ठीक है, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर जवाब देना बनता है आप लोग का। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, खेल का मैदान बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भूखंड क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। घर भी क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। बाग बगीचा, लेकिन खेल का मैदान जो है वो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, अभी और अच्छे से दिखाने वाले हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा, चलिए, कंप्लीट तरीके से दिख रहा है अब आप लोग को। चलिए, क्वेश्चन अब अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, संसाधनों का वर्गीकरण के आधार कितने हैं। यानी संसाधनों को कितने वर्गीकरण में मतलब विभक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। ठीक है, तो बताइए संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। चलिए, बताइए कि संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। क्या हो जाएगा, संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर है ए 1, 2, 3 या 4। चलिए, बताइए संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। संसाधन को टोटल 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, वो है उत्पत्ति के आधार पर, ऐसा ठीक ठीक है। वो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज का। चलिए, अगला है, अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आप लोग के सामने। टोटल ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर कुछ बच्चे इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत घाटा होने वाला है उनको। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आ गया जिसका हम बात कर रहे थे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सारे बच्चे को इसका आंसर पता होगा। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जो है वो कितने वर्गों में बांटा गया है। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर टोटल, उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
संसाधन हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन जो है हमारा कि इनमें से कौन जैव संसाधन नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन में नहीं लगाया हुआ है, तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो सोच समझ कर दीजिएगा आप लोग। इनमें से कौन जो है वो जैव संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। कौन जैव संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मनुष्य, व्यक्ति, पशुधन और चट्टान। है, ये चार ऑप्शन है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा संसाधन है जो जैव संसाधन नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर वो देखते हैं कौन से बच्चे सबसे पहले देते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। चार ऑप्शन है आप लोग के सामने, इसमें से कौन सा जो है वो जैव संसाधन नहीं है। ठीक है, जैव संसाधन नहीं है। जैव मतलब क्या हुआ, वैसे संसाधन जो जीवों से प्राप्त होते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो बताइए, मनुष्य भी एक जीव है, वनस्पति भी एक जीव है, पशु भी एक जीव है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो जीव नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, चट्टान। चट्टान के साथ हमारा सही आंसर होगा। कौन सा ऐसा संसाधन है, ये क्या है, चट्टान। बिल्कुल है कि जैव संसाधन ये नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन भी यही बोल रहा था, तो इसके साथ हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। चलिए, बिल्कुल अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, और इसका आंसर के साथ चलिए बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए कि इनमें से कौन जो है अजैव संसाधन नहीं है। इनमें से कौन ऐसा है जो क्या है, अजैव संसाधन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। इनमें से कौन जो है अजैव संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा धातु, चट्टान, खनिज और वनस्पति। बताइए कि इनमें से कौन सबसे डिफरेंट लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, कौन अजैव संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे बच्चे का कुछ का धातु आ रहा है। ठीक है, चलिए, खनिज। बताइए इसका आंसर आप लोग को बताया जाएगा। कौन अजैव संसाधन नहीं है। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग का, वनस्पति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वनस्पति। ठीक है, कौन अजैव संसाधन नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा वनस्पति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, आज का ये 16वां क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चन में कितना सही किया। ठीक है, 20 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में कहाँ हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था 1972 में, तो बताना है कि वो जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में कहाँ हुआ था। चलिए, कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम, फ्रांस, ब्रिटेन या भारत। बताइए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था। बिल्कुल सही है आप लोग का। ठीक है, कस्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम नहीं है, कस्टॉकहोम, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कस्टॉकहोम इज द राइट आंसर। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था, और वो कहाँ हुआ था, तो कस्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, देख लेंगे, ऐसे ही स्टॉकहोम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। हम्म, बताइएगा कि संसाधन जो है नियोजन का क्या अर्थ है। बहुत ही लंबा चौड़ा ऑप्शन है, तो आप लोग पढ़िए और इसको बताइए कि इसका संसाधन का जो है वो तात्पर्य क्या है, संसाधन आखिर कहते हैं किसको। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, चलिए इतना से एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बताइएगा संसाधन नियोजन का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है देश के बिना, ऑप्शन नंबर ए है कि देश के बिना प्रदेशों में संसाधनों की पहचान के लिए सर्वेक्षण करना संसाधन नियोजन का अर्थ है। या संसाधन नियोजन का यह भी अर्थ है कि सर्वेक्षणीय प्रांत मानचित्र तैयार कर सभी के गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर आकलन कराया। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कि संसाधन विकास विकास योजना पर प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थान विकास पर जोर देना, या उपरोक्त सभी। बताइए कि कौन सा आंसर जो आप लोग को सही लग रहा है। ठीक है, ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा है सारे ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसको जूम करने में, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, संसाधन नियोजन का तात्पर्य क्या है। चलिए बहुत अच्छा जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है आप लोग का। चलिए, तो डी हमारा सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। देश के विभिन्न प्रदेशों साधनों की पहचान करना भी संसाधन नियोजन का अर्थ है। या फिर सर्वेक्षणीय प्रांत मानचित्र तैयार करके गुणात्मक एवं ऋणात्मक आधार पर आकलन करना भी क्या है, संसाधन नियोजन का अर्थ है। या फिर संसाधन विकास योजना पर प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थान विकास पर जोर देना भी संसाधन नियोजन का अर्थ है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। और अंत तक बने रहे हमारे साथ, बिल्कुल। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए और सब कुछ इजी तरीके से सॉल्व होने वाला है। चलिए, तो इसका आंसर बताइए कि राजस्थान में कौन सा संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान में कौन सा संसाधन जो है वो क्या है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि राजस्थान में कौन सा ऐसा संसाधन है जो क्या है कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है जल ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है पशु ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। चलिए इसमें तो कुछ कुछ बच्चे जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे कि राजस्थान में कौन सा ऐसा संसाधन है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए कौन सा ऐसा संसाधन है जो प्रचुर मात्रा में राजस्थान में पाया जाता है। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। कितना नंबर क्वेश्चन था, 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल दो क्वेश्चन और है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हो गया 19 नंबर क्वेश्चन हमारा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है, अगर होता है 20 क्वेश्चन तो करवा दिया जाएगा, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है,
तो आज का ये क्लास है यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, ठीक है। अगर इसी तरह का क्लास आप लोग डेली चाहते हैं तो हमारे साथ जो है जुड़ जाइए, और सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आपका यहाँ पर तैयारी जो है करवाया जाएगा, ठीक है। आज का सेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने टोटल 18 प्रश्न में कितने क्वेश्चन का जवाब जो है बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। कितने क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने सही दिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की सेशन की जो आज एंड करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइएगा हमारे साथ, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे, ठीक है। आज भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। चलिए, ठीक है, बाय बाय।